प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। हम लोग हिंदी की क्लास कर रहे हैं। यह प्रथम क्लास है और इस क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। संज्ञा से लेकर के अव्यय तक एक एक करके पढ़ने वाले हैं। बात करें अगर हम संज्ञा की, तो आज हम लोग संज्ञा की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक करके संज्ञा के बारे में समझेंगे। देखिए, संज्ञा को आपने 6, 7, 8 में पढ़ा, 9, 10 में पढ़ा और बहुत अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को पढ़ा है, समझाया जाना है। कुछ विशेष नहीं है, लेकिन विशेष क्या है वो हम बता रहे हैं। प्रश्न पूछने का तरीका विशेष होता जा रहा है, विशिष्टता ढूंढी जा रही। जितनी विशिष्टता आती जा रही उतना ही कठिन पेपर होता जा रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन लेवल बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से प्रश्नों पूछने का स्तर बढ़ रहा है। 2022 का यह बैच आपके बीच में उपस्थित है और हमारा पूरा भरोसा है कि आप 100% अपनी तैयारी को यहाँ से कर सकेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे जहाँ पे हिंदी ओरिएंटेड एग्ज़ाम हो, जहाँ हिंदी पूछी जाएगी, वहाँ पे आपका कभी गलत नहीं होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। संक्षेप परिचय पढ़ेंगे। बाकी आपको जो भी बुक होंगी, चाहे आपके पास पृथ्वीनाथ पांडे की बुक हो, चाहे हरदेव बारी की बुक हो, चाहे आपके पास लुसेंट हो, चाहे आपके पास किरण की हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन की बुक आपके पास अवेलेबल है, उस पब्लिकेशन की बुक से आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको जो बता रहे हैं उस चीज़ों को भी ध्यान से देखिएगा, आदित्य पब्लिकेशन हो कहीं से। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक एक करके समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला प्रश्न आता है परिभाषा से। ठीक है, परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाती, ऐसे पूछा जाता है कि किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं। आप कहेंगे संज्ञा। ये हो गया बीएड का क्वेश्चन। लेकिन जब वही पूछा जाता है कि एक विशिष्ट स्थान पे पाए जाने वाले एक विशिष्ट पर्सन के बीच में उस विशिष्ट पर्सन के किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं। अब यही प्रश्न आपके सीटेट का एग्जाम का प्रश्न हो गया। प्रश्न वही है, पूछा जा रहा नाम को क्या कहते हैं, लेकिन उसी प्रश्न की भाषा शैली बदल गई है, सीटेट के हिसाब से हो गया। एक अभ्यर्थी, एक स्टूडेंट है जो क्लास में बैठा हुआ है, वह हिंदी की कविता पढ़ना चाहता है, लेकिन हिंदी की कविता पढ़ने के लिए उसके पास जो वस्तुएं हैं वह नहीं है। उसके वस्तुओं को किस प्रकार से, किस शब्दों से हम अभिव्यक्त करेंगे, बताएंगे। यह प्रश्न हो गया यूपी टेट का, सीटेट का, या सुपर टेट का। अब यही प्रश्न आपके सुपर टी टीम हम इसमें लाते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी। यूपी ट्रिपल एस सी में क्या पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति बाजार जाता है, वहाँ से कुछ वस्तुओं को खरीदता है, दुकानदार द्वारा उस वस्तु का नाम बताया जाता है। किसी वस्तु के नाम को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, उसको संज्ञा कहा जाता है। मतलब घुमा फिरा के उसी प्रश्न को कठिन करने के लिए एक बड़ी सी पजल दी जाती है और छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है। कई बार हम उस प्रश्न में भ्रमित हो जाते हैं और हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। हमारा पूरा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी ओरिएंट पे घुमा करके हमसे प्रश्न पूछे, हम उस प्रश्न को बहुत बेहतर से आंसर कर पाएँ और अपने 100% सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, ये सभी जो पोर्शन होते हैं, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, इन पोर्शन पे अगर आप थोड़ा सा वर्क कर लेंगे तो ऐसे पोर्शन होते हैं जिसे आप 100 आउट 100 नंबर कर सकते हैं। लेकिन जीएस का कोई भी सागर है, इतना गहरा सागर है कि जहाँ पे आप डूबते जाएंगे और प्रश्न आपके बनते जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप शायद। मैं आज संज्ञा के बारे में पढ़ूंगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करूंगा। आप स्थिरता के साथ, गंभीरता के साथ बातों को सुनेंगे, समझेंगे और अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। स्वादान योजना के तहत आप 99 रुपये दान करेंगे, जिसकी योजना आपके नीचे पीडीएफ में दी गई है। नीचे उस पर भी लिखा गया है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप 99 रुपये मिनिमम आप दान कर सकते हैं। बात कर रहे हैं परिभाषा किसे कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रदीप है, आपका नाम कुछ होगा, आपका नाम कुछ होगा, आपका नाम कुछ होगा। इन सभी नामों को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम पेन से लिख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, चूँकि इसका पेन जो है, नाम जो है, वो संज्ञा है। ठीक, तो इसी नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा के प्रकार आपसे पूछा जाता है। हम लोग बहुत ब्रीफ नोट्स है, इसमें बहुत फालतू चीज़ें नहीं है। संज्ञा के प्रकार क्या हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, कुछ बुकों में संज्ञा के जो हैं यहाँ पे 3 प्रकार जो बताए गए हैं, वहाँ पे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा दे दी गई हैं वहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होगी। आपको मैं बताऊँ,
जब शब्दों की व्युत्पत्ति की बात पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे शब्द की व्युत्पत्ति 3 प्रकार की होती है। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। वो संज्ञा ही है। कोई शब्द जो है यौगिक है वह भी संज्ञा है, योग रूढ़ है वह भी संज्ञा है, रूढ़ है वह भी संज्ञा है। ठीक है। अब रूढ़ का अर्थ क्या होता है? ऐसे शब्द जिनको हम काट नहीं सकते हैं, बीच से तोड़ नहीं सकते हैं। हम उसे तोड़ के अलग तो कर देंगे लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे शब्दों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरा ही नाम है, मेरा नाम प्रदीप है। अब मैंने प्रदीप को काट दिया, ठीक है, मैंने कर दिया प्रदीप, ठीक, अलग अलग कर दिया। दीप का अर्थ तो आ रहा है लेकिन प्रा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब हम जबरदस्ती का अर्थ निकालना चाहें तो प्रा का अर्थ निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन वो जबरदस्ती वाली बात होगी। तो जो आपस में टूटे ना, उसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कृष्ण, ठीक है, यमुना, ये सभी अगर नाम पूछे जाते हैं तो कैसे शब्द हो जाते हैं? रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सॉरी। इसके बाद आ जाते हैं योग रूढ़ या यौगिक शब्द में। पन घट, दो शब्द हैं, पन अलग है, घट अलग है, ठीक है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठशाला, ठीक है। तो ये ऐसा घर जो पाठशाला है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये यौगिक शब्द है, दो शब्दों के मेल से बना हुआ, पन धन घट से मिला हुआ पन घट है। पाठशाला पाठ धन शाला से मिला हुआ पाठशाला, लेकिन यमुना को तोड़ेंगे तो इस तरह से नहीं बनेगा। ऐसे शब्दों को हम लोग, ऐसे नाम को, ऐसे संकेत को, ऐसे संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक संज्ञा कहते हैं। यह प्रश्न यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और बहुत गंभीरता से सुनिए। मैं इस क्लास को बहुत कम में ख़त्म कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में क्लास ख़त्म हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करिए। यूपी SSSC ने एक प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछा यूपी SSSC ने कि विद्यालय, विद्यालय एक शब्द है और इस शब्द को हम किस संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं? विद्यालय एक संज्ञा है, इस संज्ञा को हम किस संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं? अब आपको ऑप्शन दे दिया गया, योग संज्ञा के अंतर्गत, रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत, यौगिक संज्ञा के अंतर्गत या योग रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत। अब आप बताइए, वहाँ पे ना तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा देख रहे हैं, ना भाववाचक संज्ञा देख रहे हैं, ना तो जातिवाचक संज्ञा देख रहे हैं। आपके मन में डाउट होंगे ना, आप प्रश्न के लिए कहेंगे गलत है। गलत नहीं है, प्रश्न सही पूछा गया था। तो यही प्रश्न मैं आपके पास करता हूँ कि विद्यालय जो कि एक प्रकार की संज्ञा है, और इस संज्ञा को हम लोग यौगिक संज्ञा कहेंगे, रूढ़ संज्ञा कहेंगे या योग रूढ़ कहेंगे। आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, आप जरूर कमेंट करके हमें इसका आंसर दीजिएगा। आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं और उस पर हम रिप्लाई भी अवश्य करेंगे। योग रूढ़ की बात करिए। योग रूढ़ कैसा होता है? जलज, जलज का शुद्ध, अगर जलज को अलग कर दें, ज्या अलग कर दें, लज अलग कर दें, या जल अलग कर दें, जा अलग कर दें, तो जबरदस्ती का हम इसमें विच्छेद तो कर पाएंगे, लेकिन ये तीनों शब्द मिल करके, तीनों अक्षर मिल करके एक शब्द का निर्माण किए हैं जो योग रूढ़ शब्द है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। यौगिक है लेकिन रूढ़ है, ठीक। इसका अलग अर्थ होता है। कैसा अर्थ है? जैसे कि जलज का एक अर्थ निकलेगा, जल में उत्पन्न होने वाला। जल धन जल, दो शब्द थे, दोनों जुड़ करके रूढ़ हो गए, और रूढ़ जब हो गए जलज हो गए। जल में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। अब जल में रहने वाले तो बहुत सारे कीट पतंग, जैसे आपका केकड़ा हो गया, मछली हो गया, ठीक है, उसके बाद वहाँ मेढक हो गया, जल में पाया जाता है, खरपतवार हो गए, बहुत सारे शैवाल पाए जाते हैं, उन्हें आप जलज नहीं कहते। जलज किसी जल में उत्पन्न होने वाले या कीचड़ में उत्पन्न वाले, जैसे पंकज है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब ये कोई एक ही पौधे का नाम है, और यह पौधा किसको इंडिकेट करता है? कमल को इंडिकेट करता है। अतः ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। अगर पूछा जाए जलज है, पंकज है, नीरज है, पुंडरीक है, ऐसे प्रश्न कौन से प्रश्न है, तो आप कहेंगे ये योग रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? योग रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मेरी बात को शायद आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। यौगिक आदि, यौगिक में क्या है? योग धन इक है, और योग धन इक में क्या होगा कि जो जुड़ा हुआ है, ऐसे संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड आगे हम बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं अर्थ की दृष्टि से। अगर हम देखें तो अर्थ की दृष्टि से हमने संज्ञा को बांट दिया है कितने भागों में? 5 भागों में। कितने भागों में हमने बांट दिया? 5 भागों में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद आपका समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए प्रश्न में आपसे पूछ लिया कि कितने प्रकार की संज्ञा होती हैं और उसमें 3 ऑप्शन नहीं है तो आप 5 के पास चले जाएंगे। अगर 5 ऑप्शन नहीं है तो आप 3 के पास चले जाएंगे। ठीक है, मान लो सिर्फ पूछता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आप 3 5 में जा सकते हैं। लेकिन अगर पूछता है अर्थ के दृष्टि से संज्ञा के भेद कितने हैं तो आप कहेंगे 5 हैं। अगर आपसे पूछता है व्युत्पन्न या उत्पन्न होने की दृष्टि से संज्ञा के भेद कितने हैं तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। लिखना तो होता नहीं, सिर्फ ट्रिक लगाना होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो व्यक्ति को इंडिकेट करती, किसी एक पर्सन को इंडिकेट करती है, उस पर्सन के बारे में बताती है, उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें उदाहरण आता है राम, श्याम, घनश्याम, ठीक है, मोहन, सोहन, कृष्ण, ये सभी नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हो गया। जातिवाचक संज्ञा की बात करें, यहाँ देखिए जत लिखे गया है, जातिवाचक होता है, वो हमको लगता है कि लिखने में मिस्टेक हुआ है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप जाएंगे, नदी हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, लड़का हो जाएगा और लड़की हो जाएगा। ठीक है, नदी क्या है कि सभी नदियों का इंडिकेट करता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें एक तमसा नदी तो हो गई कैसी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, चूंकि एक नदी की बात कर रही। हम आपसे कहें यमुना नदी, एक नदी की बात कर रही, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम आपसे कहें कि जो है माउंट एवरेस्ट, एक पर्वत की बात करेंगे तो वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ हम पर्वत कहेंगे तो वो हो जाएगी आपकी जातवाचक संज्ञा, चूंकि पर्वत कहने से समस्त पर्वतों का बारे में जानकारी प्राप्त होती है, नदी कहने से समस्त नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, समुद्र कहने से समस्त समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन हम कहें हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो जब एक का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जब सब एक शब्द का नाम लेंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे, जो सबको इंडिकेट। लड़का, लड़का क्या है कि मान लेते हैं, हम कहते हैं सोहन एक लड़का है, मोहन एक लड़का है, राम एक लड़का है, गीता एक लड़की है, सीता एक लड़की है, ठीक है, सुषमा एक लड़की है, मनीषा एक लड़की है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, मायावती एक लड़की है। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं जो लड़की को। लेकिन अगर हम ये कहें, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन जब हम आपसे ये कहें कि वह एक लड़की है, यह लड़की पूरी स्त्रीलिंग को इंडिकेट कर रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक, चूंकि ये अपने जाति को बता रही है, एक स्त्रीलिंग का आइडेंटिफिकेशन है, एक स्त्रीलिंग को आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख देंगे। मेरी बात को शायद आप गौर किए होंगे और समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अब द्रव्य की बात करते हैं। देखिए, अब हम थोड़ा केमिस्ट्री में आपको ले चलेंगे तो सॉरी, माफ़ करिए, घबराइए मत, धैर्य से सुनिए। हम लोग कहाँ चलने वाले, केमिस्ट्री में। किसको पढ़ने वाले, रासायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आप पढ़ेंगे तत्वों को 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, जो पदार्थ हैं उन्हें कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में। हालांकि आप साइंस में पढ़ेंगे तो 5 भाग बताए जाएंगे। जो लोग विज्ञान वर्ग से बीएड करेंगे उन लोग ये जाने कि 5 प्रकार का, या जो विज्ञान वर्ग से आप टेट सुपर टेट देंगे वो भी जानते रहे 5 प्रकार का। लेकिन नॉर्मल हाई स्कूल लेवल तक का आपको 3 प्रकार का ही बताया जाता है। ठोस होता है, द्रव होता है, ठीक है, और क्या होता है, द्रव होता है, और क्या होता है, गैस होता है। ये 3 अवस्थाएं आप जानते हैं। द्रव जो होता है, ये तीनों अवस्थाएं पदार्थ को बताती हैं, द्रव्य को बताती हैं। ठीक है, जैसे दूध लिक्विड है, दूध क्या है, लिक्विड है, यानी तरल पदार्थ है, ये द्रव्यवाचक है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ठीक है, उसके बाद आपका गिल्ट, उसके बाद पानी, दूध, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे। समूह का मतलब क्या होता है कि एक समूह होगा, सभा होगी, समिति होगी, ठीक है, भीड़ होगी, सेना होगा, छात्र का गुट होगा, इन सभी चीज़ों को, वर्ग है, टीम है, सभा है, समिति है, आयोग है, ये सभी क्या है, समूह में हैं, एकत्रित हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हम समूहवाचक कहते हैं। भाववाचक, किसी व्यक्ति के द्वारा जो भाव दर्शाया जाता है, जैसे मान लो प्रसन्न मुद्रा, दुख की मुद्रा, क्रोध की मुद्रा, ठीक है, हंसने की मुद्रा, तो ये सभी चीज़ें, क्रोध, मिठास, यौवन अवस्था, ठीक है, युवावस्था, मृत्यावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी चीज़ें किसको, बुढ़ापा, जवानी, ये सब किसको दिखाते हैं सॉरी,
ये सब किसको दिखाते हैं? भाव को बताते हैं। उस भाव को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से जैसे क्रोध है, मिठास है, यौवन है, कालिमा है, इस सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं संज्ञा के कुछ विशिष्ट प्रयोग जो आपको ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है। ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, बहुत कम किताबों में मिलेंगी। अब इसी को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये चीज़ें तो आपने 6, 7, 8 में भी पढ़ी थी। यहाँ पे आइए, संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है अब मैं बताऊं। जैसे हमने कहा रावण, वह रावण है। यहाँ रावण का मतलब रावण से नहीं है। रावण का मतलब हो गया रावण के द्वारा किए गए कर्मों से। अब रावण को हम अगर विद्वान मान रहे हैं तो उसकी विद्वता की बात कर रहे हैं। रावण को हम दुष्चरित्र मान रहे हैं तो उसके दुष्चरित्रता की बात कर रहे हैं। रावण को राक्षस मान रहे हैं तो उस राक्षसपन की बात कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति को, जैसे हमने रावण के बारे में एक निगेटिव थॉट अपने मन में बैठा रखा है, किसी व्यक्ति से हम बात करना शुरू करें और कहें कि वह जो व्यक्ति था वह रावण है, तो उसका नाम रावण नहीं है, वो एक दुष्चरित्र है, वो एक दुष्ट है, एक राक्षस है। हमने रावण शब्द से दुष्चरित्र को, दुष्ट को, राक्षस को इंडिकेट किया। इससे वह रावण एक जात को इंडिकेट कर रहा है, एक समूह को इंडिकेट कर रहा है, मतलब दुष्टों का एक समूह, राक्षसों का एक समूह को इंडिकेशन दे रहा है। रावण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी बातों के दौरान, शब्दों के दौरान, अर्थों के दौरान वह किसके जैसा इंडिकेशन कर रहा है? वह जातिवाचक शब्दों के जैसा इंडिकेशन कर रहा है। वह विभीषण है। विभीषण को कुलनाशक कहा जाता है। जैसे आप विभीषण शब्द लगाएंगे उसे कुल का नाशक समझा जाता है, कुल द्रोही समझा जाता है, पुत्र द्रोही समझा जाता है, ठीक है, खानदान द्रोही समझा जाता है। तो जो द्रोही है, जब आप किसी व्यक्ति को कहेंगे विभीषण हुए हो क्या, तो विभीषण तो है तो व्यक्ति, लेकिन वह यहाँ पे जात को इंडिकेट कर रहा है। क्या जयचंद्र हुए हो क्या, तो जयचंद्र क्या है कि नेगेटिव रोल है इतिहास में जयचंद्र का, तो जयचंद्र कहने से वह अपने आप को गलत अर्थ के रूप में ले जाएगा। बात समझ गए मेरी? जो है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन इंडिकेशन किसको दे रहा है? जातिवाचक को। चूंकि जातिवाचक को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम किस पे ध्यान देंगे? इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इंटर करेंगे, रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मैंने कहा कि वह बहुत ही हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र कहने से ही पता चल गया कि वह सत्यवादी होगा, ठीक है। हरिश्चंद्र कहने से पता चल गया कि वह सत्यवादी होगा, यानी वह व्यक्ति हरिश्चंद्र है, वह सत्यवादी है। तो वह हरिश्चंद्र जो है उस सत्यवादी को इंडिकेट कर रहा है, यानी उसकी सत्यता को, उसकी ईमानदारी को, उसकी निष्ठा को वो इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? वो सत्य। वह राम है। राम कहने से एक सज्जन प्राणी का चित्र हमारे दिमाग में बनता है, और राम नाम है, एक राम एक नाम है जो कि एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन वह राम कहने से उस एक पूरे सज्जनता का एक श्रेणी बन रहा है, श्रेणी बन रही, आदर्श की एक श्रेणी बन रही है। अतः राम कहने से वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता। वह भरत जैसा है। भरत कहने से पता चल जाएगा भरत जो है पितृभक्त था, तो ये भरत यहाँ पे अकेला नहीं है, वो उसके पितृभक्त से भ्रात भक्त था, सॉरी माफ करिएगा, कैसा था? भ्रात भक्त था, भाई का स्नेही था ज़्यादा। तो उसे क्या है कि एक कहने से, भरत कहने से, वह भरत जो है वो अकेला भरत होते हुए भी एक जात को इंडिकेट करता है। मुझे लगता है कि अब आप बात को अच्छी तरह से समझ गए। यानी पूरी डिपेंडेंसी होगी अर्थ के ऊपर, उस शब्द का अर्थ कहाँ जा रहा है वहाँ पे आपको इंडिकेट करना होगा। अगर आप इस चीज़ को पहचानना सीख गए तो आपके संज्ञा का प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। आप हमसे लिखित ले लीजिए, इसे पहचानने की आपके अंतर्गत कला आनी चाहिए। और ये कला कब आएगी? जब आप प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, उसे हल करेंगे, उसे फेस करेंगे, तो आपके अंदर धीरे धीरे गुणवत्ता आती जाएगी, और इतनी गुणवत्ता निकल के आएगी कि आप एक दिन स्वर्णिम इतिहास के रूप में आप लिखे जाएंगे, आपको लोग जानेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं। कई बार जो होता है जातिवाचक, ये देखिए फिर यहाँ पे जति हो गया, जातिवाचक संज्ञा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में आ जाती है। जैसे आपने कहा गोस्वामी जी, अच्छा मान लेते हैं मैंने कहा गोस्वामी जी। गोस्वामी अकेले तुलसीदास नहीं पैदा हुए थे,
गोस्वामी एक जाति है, गोसाई एक जाति है। इस जात में बहुत सारे गोस्वामी होंगे, बहुत सारे के नाम के आगे गोस्वामी लगा, लेकिन गोस्वामी कहने से ही आपका ध्यान चला जाता है किसकी तरफ? गोस्वामी कहने से ही आपका ध्यान चला जाता है किधर? जल्दी बताइए। तुरंत आपका ध्यान चला जाता है तुलसीदास की तरफ। गोस्वामी तुलसीदास की बात हो रही। आपको हमने कहा नेताजी, नेताजी कहने से आपका तुरंत ध्यान चला जाता है सुभाष चंद्र बोस की तरफ। नेताजी कहने से जो है मुलायम सिंह यादव की तरफ संकेत नहीं जाता। नेताजी कहने से आपका संकेत कहाँ जाता है? वो सुभाष चंद्र बोस की तरफ जाता है। ठीक है। हमने कहा पंडित जी, पंडित बहुत सारे पंडित होंगे, धरती पे बहुत विद्वान होंगे, बहुत पंडित होंगे, जात के पंडित होंगे, कर्म के पंडित होंगे, लेकिन पंडित जी कहने से आपका ध्यान तुरंत चला जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ। ठीक है। जैसे हमने कहा कि शास्त्री जी, शास्त्री जी कहने से बहुत शास्त्री होंगे, लेकिन शास्त्री जी कहने से आपका ध्यान तुरंत चला जाता है, जो कि एक जात का इंडिकेशन है। शास्त्री एक जात है, लेकिन आप तुरंत सोचेंगे कि ये तो व्यक्ति की बात हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही। हमने कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरफ आपके इशारे चले गए। हमने कहा ठीक है, इस प्रकार से हमने कहा जात जो है, तो एक शब्द कहने से, जैसे यहाँ पे शुक्ल जी, हाँ जैसे हमने कहा शुक्ल जी, कौन शुक्ल हैं आप बताइए, आप जल्दी बताइए हिंदी में कौन शुक्ल हैं, आप कमेंट करके बताइए कि जैसे शुक्ल का नाम आता है हमारा ध्यान उधर चला जाता है। हमने कहा बच्चन साहब, बच्चन साहब कहने से आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? अमिताभ बच्चन की तरफ चला जाता है ना, चला जाता है ना। हमने कहा खान, खान कहने से आपका ध्यान शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, चला जाता है, आमिर खान पे चला जाता। क्यों चला जाता है? क्योंकि वह एक खान जाति है, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, चूँकि उसका नाम बड़ा है, उसका श्रेष्ठ है, वो अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को उस स्तर पे खड़ा किया है। शास्त्री कहने से आपके अंदर शास्त्री आ जाता है। नेताजी कहने से आपसे, जैसे हम कह दें कि शहीद शब्द खाली कह दें तो आपके मुंह से तुरंत निकल जाता है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह नाम आ जाता है। तो जब कोई जात एक व्यक्ति की हो जाती है, उस जात से वह व्यक्ति का आइडेंटिफाई होने लगता है, तब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक व्यक्ति के कर्मों को हम एक जात के रूप में इंडिकेट करते हैं, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रयोग होने लगती है। अगर इन दोनों बातों को आप पहचान गए, पूरे क्लास का निचोड़ यहीं पे छुपा हुआ है, इसे आप आइडेंटिफाई करना सीख गए। किसी माई लाल में औकात नहीं जो आपके नंबर को कम कर सके। कोई पैदा ही नहीं हुआ आप 100 आउट 100 नंबर करके आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, दावा करता हूँ कि अगर आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास कर लिया तो कोई आपके नंबर को काट नहीं सकता। कोई पैदा नहीं हुआ आप 100 आउट 100 संज्ञा में नंबर करके आएंगे। अब मैं एक बात यहाँ पे देखिए, संज्ञा के पहचानने के कुछ विशिष्ट गुण दिए गए हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे वहां दूध बिकता है, प्रश्न को ध्यान से देखो, वहां दूध बिकता है, दूध एक वचन में है, अतः द्रव्यवाचक संज्ञा है। मेरी बात को ध्यान समझिए, वहां पर दूध बिकता है, दूध एक वचन में प्रयोग हो रहा है, अतः वहां पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर से देखते हैं, हमने कहा कि वहां पे दूध बिकता है, दूध क्या है, कैसे एक वचन में है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे दूध बिकता है, एक वचन में होने के कारण यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब नंबर 2 पे आते हैं, वहाँ दूध बिकते हैं, वहाँ दूध बिकते हैं, प्रश्न पूछ लेगा वहाँ दूध बिकते हैं, आप कहेंगे दूध तो सर बताए थे कि द्रव्य होगा दूध, और तुरंत आप द्रव्य पे आंसर मार के आ जाएंगे, फिर आकर के हमें कमेंट करके गालियां देना शुरू करेंगे आंसर की आने के बाद। तो ऐसा ना करें, हम आपके करबद्ध आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसा आप ना करें, आप पढ़ लें, चूँकि आपको हमें गालियां देने से आपकी नौकरी नहीं मिलेंगी। आप अगर थोड़ा सा कार्य कर लेंगे तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। हमने कहा कि वहाँ दूध बिकते हैं, बिकते क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अगर बहुवचन हो गया तो संज्ञा आपकी जातिवाचक हो गई। क्लियर हुआ? अगर एक वचन है तो वही संज्ञा आपकी, वही शब्द, वही पदार्थ आपका दूसरी संज्ञा बना रहा है,
बहुवचन है तो वही संज्ञा दूसरी चीज़ों का निर्माण कर रहा है, वही शब्द दूसरी संज्ञा का निर्माण कर रहा है। मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इस बात को समझ के होंगे। अगर वह एक वचन में है तो एक संज्ञा का निर्माण कर रहा है, वही शब्द जब दूसरी वचन में है, बहुवचन में है, तो वही शब्द, वही पदार्थ, वही वस्तु, वही नाम, वही व्यक्ति आपको कहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है, दूसरे संज्ञा का इंडिकेशन कर रहा है। मुझे लगता है आइडेंटिफिकेशन का यह तरीका अगर आप सीख गए हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नंबर 2 पे आते हैं। सेना युद्ध के लिए तैयार है। सेना आप कहते हैं समूहवाचक संज्ञा है, सेना एक वचन में है, सेना युद्ध के लिए तैयारी कर रही है, युद्ध में जा रही सेना, सेना एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है, अतः समूहवाचक संज्ञा है। जब सेना एक वचन में प्रयुक्त हो रही है तो समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन वही सेना जब बहुवचन में सेनाओं में मुठभेड़ हो गई, सेनाओं बहुवचन है, जब सेना का बहुवचन में प्रयोग हो रहा है तो वही सेना जातिवाचक संज्ञा का इंडिकेशन करा रही है। आप समझ गए होंगे उस बात को कि एक वचन उसके अपने मौलिक धर्म को दिखाता है, बहुवचन उसमें रूपांतरित धर्म को दिखाता है। इस बात को आप बहुत निचोड़ से समझने का प्रयास कर लीजिए। UP SSC हो या आपका यस टेट हो, आपको इतनी आसानी से बख्शने वाला नहीं है। आपसे गलती करवाने पे आपको मजबूर करेगा, आप गलती करेंगे, आपका नंबर कटेगा। इस गलती को दोहराना नहीं है। सेना शब्द आता है, सेना समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन जब वही सेनाओं शब्द आ जाता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, तो वही सेना आपकी कैसी हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। मुझे लगता है कि अब आप इस बात को अच्छी तरह से पकड़ ले गए होंगे। उसकी चोरी, चोरी शब्द कैसा है, ये भाववाचक है। चोरी करने की प्रवृत्ति भाववाचक संज्ञा है। जब वही कह रहा है कि उस इलाके में बहुत सारी चोरियां हुई, जब चोरी एक वचन थी तो वह क्या थी, भाववाचक संज्ञा थी। लेकिन जैसे चोरी बहुवचन में कन्वर्ट होती है, चोरियां बनती हैं, चोरियां होती हैं, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आ जाती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। अगर आप इसे सीख गए हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसका मदद अवश्य मिलेगी, आपको इसका लाभ मिलेगा। परंतु अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो हम क्षमा चाहते हैं, आपको 100% नंबर के लिए हम बाध्य नहीं हैं। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में, जिस विशेषण के साथ उसका विशेष नहीं लगा होता, ध्यान से देखिए, जिस विशेषण के साथ उसका विशेष नहीं लगा होता है उसका प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। जब विशेषण के साथ उसका विशेष नहीं लगा हुआ है तो वही संज्ञा, वही विशेषण संज्ञा जैसा व्यवहार करने लगता है। लेकिन जब विशेषण के साथ उसका विशेष लगा होता है तो वह संज्ञा, वह विशेषण विशेष का कार्य करता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें और अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। गले में कुछ दिक्कत है, आपको थोड़ी सी शब्द हम चाह रहे हैं कि आप स्पष्ट तौर से सुन पा रहे होंगे। संज्ञा में पूछे गए प्रश्न कभी आपके गलत नहीं होंगे। चलिए, विभिन्न आयोगों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो अलग अलग आयोगों में इन प्रश्नों को पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला बहुत साधारण प्रश्न आपका बीएड में पूछा गया है कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं। यूपी बीएड में पूछा गया है, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम के कार्य को बताता क्रिया कहते हैं, और जो इसकी विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। हालांकि बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को बताता है उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा के भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं है, देखिए, संज्ञा व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, चूंकि हमसे नहीं पूछा है तो नहीं में आपका आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक जो है, ये निजवाचक सर्वनाम होता है, यह संज्ञा का अंग नहीं है। ठीक है, ये सभी बीएड के प्रश्न थे, यह भी आपका बीएड का प्रश्न है। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वचन सर्वदा संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो आप कहेंगे संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।
बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा? बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा होगा किससे होगा? बाप का बपौती से संबंध होगा। बाप का किससे संबंध है? बपौती से। निम्न में संज्ञा शब्द है, कह रहा कौन सा शब्द संज्ञा है? ये सभी देखिए, इसमें संज्ञा शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पे गंगा क्या है? व्यक्ति का नाम। गंगा क्या है? व्यक्ति का नाम है। तो ये जो है संज्ञा शब्द हो गए, ठीक है। और ये सब क्या है? विशेषता बताने वाले। पुराना, नया, नीला, पीला, ये सब विशेषता बताने वाले हैं, विशेषण हैं। नया, पुराना, नीला, पीला, नारंगी, गुलाबी, हरा भरा, ये सभी क्या है? विशेषण है। संज्ञा कौन है? गंगा है। निम्नलिखित विशेषणों में से एक संज्ञा को पहचान करिए। कह रहा सभी तो विशेषण लिखे गए हैं चारों, लेकिन इसमें से आपको संज्ञा पहचानना है। तो अनुशासन क्या हो गई? आपकी संज्ञा होगी। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला है कौन ऐसा है जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया? वह इनमें से एक जानता है, वह इसमें इनमें से एक को जानता है। तो कौन है? एक जो है वो संज्ञा है, बाकी कोई संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। कह रहा कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा के अंतर्गत है, आपको पहचान के बताना है। आप अगर देखेंगे तो मीठा, मधुर, चतुर, चौतर्य, तो यहाँ पे आपका जो है चातुर्य जो है ये चातुर्य संज्ञा शब्द है, तो आप इसे बता देंगे। निम्न आपस में सुमेलित हैं। ये चारों को जो है आपसे पूछा जाता है, तो ये चारों आपके सुमेलित हैं। यूपीपीएससी में 3-4 बार पूछा गया प्रश्न है। जुलाई जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैना जात को बताएगी, जातिवाचक संज्ञा है। कुंज जो है समूहवाचक संज्ञा है। कुंज मतलब होता है जो जहाँ पे, कुंज मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, कुंज मतलब होता है, अभी मैं बता दूंगा। और पानी किस में आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक है? कुंज मीन्स क्या होता है बताइए? कुंज मुझे याद है, देखिए मैं मतलब मुंह में आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे, अभी बता दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है। देखिए कृष्ण जो है ये आपका रूढ़ संज्ञा में चला जाएगा, या अगर ऐसे छोड़ दो। उसके बाद आपका यहाँ देखिए मिठास, मिठास किस में आ जाएगा? आपका भाववाचक में। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, मिठास भाववाचक में गलत हो जाएगा। आजमगढ़ ये तो मान लेते हैं जिले का नाम हो जाएगा। आम के बाद बुढ़ापा भाववाचक हो जाएगा, चूंकि हमको व्यक्तिवाचक ही बताना है। ममता वकील पुस्तक ये भी नहीं आएगा, तो आपका सही आंसर होगा राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रहीम कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिसलन है, फिसलन क्या है? भाववाचक है। फिसलन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। और उसके बाद आ जाते हैं, एक सेकेंड, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। जातवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। कौन से? जातिवाचक जो है संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, क्रिया हो, अव्यय हो, इन सबसे कौन सी संज्ञा बनती? तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए पुल्लिंग शब्द में, इसमें क्या करते हैं? नीचे दिए गए वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताइए। कह रहा है नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इसमें से आपको बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। कहाँ पे है? हंसी में है। इस तरह के शब्द आपके यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को लिए आप एकदम प्रिपेयर होना पड़ेगा, ताकि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप कभी गलत ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है मना का भाववाचक है। मना का भाववाचक क्या होगा? मनाही। मना का भाववाचक क्या होगा? मनाही। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो कह रहा है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सभी कैसे हैं? आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मीठा का जो है मिठास हो जाता है। मीठा का भाववाचक क्या होता है? मिठास हो जाता है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, लड़की, भारत, लड़का और मित्रता। देखिए लड़का भी आप लोग बता रहे थे जातवाचक में, तो मित्रता जो है वो कैसी है? भाववाचक होती, ठीक है। मित्रता कैसी है? भाववाचक है। निम्न में भाववाचक संज्ञा है। बीमारी जो है वो कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। लड़का कैसी संज्ञा होगी? लड़का आप कहेंगे जातिवाचक है। मोहन कैसा है? व्यक्तिवाचक है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द यानी रेखांकित में बुढ़ापा रेखांकित रहा होगा। बुढ़ापा कैसा है? भाववाचक है। बुढ़ापा कैसा है? भाववाचक है। वह ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैधव्य,
एक भाववाचक संज्ञा जो किससे बना है, विधवा से। विधवा से एक भाववाचक संज्ञा बनी है वैधव्य। ये कई बार पूछा जा चुका और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत मत करिएगा। विधवा से वैधव्य का निर्माण होता है जो कि भाववाचक संज्ञा है। शोर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शोर की भाववाचक संज्ञा शौर्य होती है। शोर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? शौर्य होती है। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा जो विशेषण से बना है। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा जो विशेषण से बना है। काला विशेषण से कालिमा बना है, ठीक। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता सबको प्यारी। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। और उसके बाद निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपका दूध हो जाता है। और नीचे आ जाएंगे जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, वहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था और कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। निम्न में जातिवाचक संज्ञा क्या है? पर्वत। जातिवाचक संज्ञा क्या है? पर्वत है। कौन सी? पर्वत है। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी ऐसी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? वो कौन है? कौवा। कौवा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। गाय कौन सी संज्ञा है? वो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। गाय सभी गाय को इंडिकेट करती है। पशु चर रहे हैं। पशु कौन सी संज्ञा है? पशु में सभी पशु आ जाते हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में प्रयोग की जाती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा वो एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। किसमें? एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। अचूक विशेषण से, ये देखिए गलत हो गया। अचूक विशेषण से किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग होता है? निशाना। अचूक विशेषण के साथ प्रयुक्त होता है निशाना। और पड़ोस में रहने वाला शक्ति मेधावी छात्र है, आप कहेंगे संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। यहाँ आ जाते हैं, ये एक योजना है स्व इच्छा दान योजना। इस योजना के अंतर्गत हम चाहते हैं आप सब लोग जरूर जुड़ें और अपने मित्रों को जोड़ें। आप जीवन में एक बार किसी को दान कर दीजिए। आप ये मान के दे दीजिए, फीस दे रहे हैं, दान मान के दे दीजिए। और दान इसे देने के बाद आप अपना नंबर और नाम जरूर भेजिएगा। हम उसे मेंशन करेंगे। आपके नाम को हम याददाश्त के रूप में रखेंगे कि आपने हमारी बातों पे यकीन करके आपने हमारी सहायता की। आपके द्वारा दिए गई सहायता योजना को हम अपने पास स्टोर रखेंगे और इसे बहुत दिनों तक हम बचा के रखेंगे। आप जरूर दान करें। इस दान का हम इंतज़ार करेंगे। 99 से लेकर के 999 तक आपको भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसे आप मानते हो, आपको अगर सामर्थ्य दिए हैं तो आप ज़रूर दान करें। चाहे जितना आप कर सकते हैं ज़रूर दान करें। दान करने का तरीका है, आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं। एक पे यहाँ पे है, फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन पे कर सकते हैं। और इस पे में आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे जाएंगे, आप डालेंगे 88 87 97 43 95। इस मोबाइल के माध्यम से आप इस पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी इस पे पैसा आप सेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता ज़रूर भेजिएगा। आपके नाम और पता को हम लिख करके रखेंगे। आपकी योजना को हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि आप हमें 100 रुपया देंगे, हम आपको 10,000 1 लाख गुना उसकी चीज़ों को वापस करके आपको देंगे। आप ज़रूर इस योजना का हिस्सा बने और ज़रूर दान करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।